अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और इसके अलावा फिर आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस किया था डिटेल से। एक फर्स्टली हमने डिस्कस किया था मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कौन से होते हैं, फिर हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात की थी, फिर हमने मेमोरी मैनेजमेंट की बात की थी और वर्चुअल मेमोरी को हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा वो हम वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे और फाइल मैनेजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर जो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें की थी उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मल्टी प्रोसेसिंग की बात की थी। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस लगे होते हैं। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर को देखें तो आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक सीपीयू होता है, लेकिन कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं और इनको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये भी हमने देखा था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइटली कपल्ड होता है और एक लूजली कपल्ड होता है। टाइटली कपल्ड का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रोसेसेस आपके प्रोसेसर्स हैं वो एक प्राइमरी मेमोरी या एक रैम को शेयर कर रहे होते हैं, जबकि लूजली कपल्ड में ये होता है कि हर प्रोसेसर की अपनी एक मेमोरी होती है। तो ये हमने एक डायग्राम देखी थी। ये हमारे पास CPU 1 है, ये CPU 2 है। CPU 1 के अपने IO प्रोसेसर्स हैं और IO यूनिट है, लेकिन वो एक कॉमन मेन मेमोरी को शेयर कर रहा है, जबकि CPU 2 जो है यानी कि प्रोसेसर 2 है उसके अपने IO यूनिट्स हैं, लेकिन वो उसी मेमोरी को जो है वो शेयर कर रहा है। तो इसको लूजली कपल्ड कहते हैं। फिर हमने टाइम शेयरिंग की बात की। तो टाइम शेयरिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली उस सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर 10 यूज़र्स हैं तो उसके 10 यूज़र्स के इंटरफेसेस होते हैं और 10 यूज़र्स जो होते हैं वो बेसिकली उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हर यूज़र को ये फ़ील हो रहा होता है कि वही सिस्टम सारा इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बैकएंड के ऊपर क्या होता है, हमने टाइम स्लाइस रखी होती है कि एक ख़ास टाइम के बाद एक यूज़र से CPU ले लेना है और दूसरे यूज़र के प्रोसेसेस या प्रोग्राम को हमने दे देना है। तो ये इतनी तेज़ी से स्विचिंग हो रही होती है कि यूज़र को पता नहीं लगता कि उससे CPU कब जो है उसके प्रोग्राम से कब लिया गया और कब उसको दोबारा जो है वो एलोकेट किया गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम CPU का जो आइडल टाइम है उसको कम कर देते हैं। आइडल टाइम कौन सा होता है, जिसमें CPU कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा सिस्टम जिसका प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है उसको हम शेयर कर देते हैं मल्टीपल यूज़र्स के साथ। इससे क्विकली रिस्पांस भी हमें जो है वो मिलता है। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं जिसमें मेमोरी जो है अगर वो शामिल है तो वो मेमोरी की अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल जो है वो उसको करता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल। इसकी भी आगे टेक्निक्स हमने देखी थी। यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल में हमने देखा था कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनका एक टाइम पे एक प्रोसेस को अगर वो रन करते हैं तो उनको यूनि प्रोग्राम कहते हैं। यूनि का मतलब होता है एक। होता यह है कि इसमें एक प्रोसेस जो है वो लोड किया जाता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो डेडिकेट हो जाते हैं। और जब तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे प्रोसेस को जो है वो उसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करते। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर ये हमारे पास एक रैम है, रैम के पहला जो हिस्सा है, जो पहला पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडिकेट किया जाता है, जबकि रैम के जो बाकी पार्ट्स हैं ये एक्चुअली प्रोसेसेस के लिए रखे होते हैं।
तो अगर एक प्रोसेस जिसकी कंप्यूटेशन कम है अगर हम उसको लोड करते हैं तो हमारी जो स्पेस है वो अनयूज्ड रह जाती है, जिसकी वजह से हम जो है अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। इसके अलावा हमने मल्टी प्रोग्रामिंग की टेक्निक भी देखी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो सिस्टम रन कर रहा है उसकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसी हो सकती है। उसमें भी दो टेक्निक्स थी। पहली टेक्निक में ये था कि हम रैम को क्या करते हैं, फिक्स पार्टीशन में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ये पार्टीशन 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके जो है सिस्टम के ऊपर कि उसके ऊपर रैम कितनी है। तो इसलिए ये n नंबर्स लिखा हुआ है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिफरेंट नंबर ऑफ़ पार्टीशंस जो है वो की जा सकती हैं। अब ये पार्टीशंस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे पार्टीशन 1 है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो पार्टीशन है ये 256 की है और ये भी 256 की है, तो राउंड अबाउट हमारे पास 500 से अबव जो है वो पार्टीशन बन जाती है। अब एक प्रोसेस आ जाता है जो कि 300 MB जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो अब 300 MB वाला जो प्रोसेस है वो पार्टीशन 1 में तो लोड नहीं होगा और पार्टीशन 2 में भी लोड नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पार्टीशन फिक्स है, 256 है। तो फिर क्या किया जाएगा, उस प्रोसेस को कुछ इधर लोड कर दिया जाएगा, कुछ इधर लोड कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो तो 300 का है, जबकि दो पार्टीशंस को मिला के हमारे पास जो स्पेस बनती है वो 500 प्लस की बनती है। तो अब हमारे पास जो पीछे बचती है स्पेस वो 200 समथिंग पार्टीशन है, मतलब मेमोरी बचती है जो कि अनयूज्ड रहती है। तो आल्दो के इसने यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम से तो ये बेहतर है, लेकिन इसमें भी अनयूज स्पेस जो है वो रह जाती है। इसके लिए फिर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक और मेमोरी की मैनेजमेंट की टेक्निक अवेलेबल थी, जिसमें वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन है। इसकी हमने एग्जांपल ली थी कि ये हमारे पास एक रैम है, रैम का एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेडिकेट किया जाता है और ये हमारे पास फ्री पार्ट है। अब हमारे पास प्रोसेस P1 आया और उसने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर ली। इन द मीनवाइल हमारे पास एक और प्रोसेस आया जिसको हमने P2 कहा, उसने ये वाली स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। और जितने प्रोसेसेस आते जा रहे हैं ये वो अपनी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। इन द मीनवाइल P2 जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो जब P2 टर्मिनेट हुआ तो P2 की जो ये फ्री स्पेस है वो अवेलेबल है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि किस प्रोसेस को CPU देना है और किस प्रोसेस से CPU वापस लेना है। इसको स्केजुलिंग टेक्निक भी बोलते हैं और स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स भी बोलते हैं। और जो प्रोसेस अपनी जो है वो CPU को कंप्लीट कर ले तो उस प्रोसेस को फिर हम टर्मिनेट भी करते हैं। तो जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो इनफैक्ट इसकी जगह जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगी वो बेसिकली दूसरे प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इन द मीनवाइल P4 भी इसमें आ जाता है। तो P4 जो है वो इस फ्री स्पेस में लोड कर दिया जाता है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोसेसेस आते जाते हैं, टर्मिनेट होते जाते हैं। हमारी रैम जो है उसमें स्पेस आती जाती है और उसमें हम डिपेंड करता है प्रोसेस की जो है वो कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करता है, उस लिहाज से जो है वो ऑक्यूपाई करता जाएगा। और इस तरीके से हम अपने मेमोरी की मैनेजमेंट करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो वर्चुअल मेमोरी का था। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट्स सपोज 1 GB की रैम है और आपके जो प्रोसेसेस हैं वो लेट्स सपोज 1 GB से ज़्यादा जो है वो स्पेस जो है रिक्वायर्ड है उनको लोड होने के लिए, जबकि आपके पास रैम तो 1 GB की है। तो उस सूरत में प्रोसेसेस को डिनाई तो नहीं किया जाएगा, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाएगी। वर्चुअल मेमोरी कौन क्रिएट करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कहाँ पर करता है? ये हार्ड डिस्क पे टेम्परेरी जो है वो
ये वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्रिएट की जाती है। और जैसे ही वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाती है और प्रोसेस को लोड किया जाता है तो इसको स्वैप इन कहते हैं, और जब उस प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है तो इसको स्वैप आउट भी कहते हैं। तो इसकी भी हमने 3 टेक्निक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। हमारे पास पहली तो ये चीज़ है कि ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज। हम जिस प्रोसेस को हमने लोड करना है उसकी जो एड्रेस स्पेस है हम लोकेट करके ट्रैक करके रखते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है हम फौरी तौर पे इसको लोड कर लेते हैं। स्वैपिंग का मैंने अभी बता दिया कि जब भी कोई डाटा हम जो है वो मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो उसको स्वैप इन कहते हैं, और जब वहाँ से टर्मिनेट करते हैं तो उसको स्वैप आउट करते हैं। डिमांड पेज का लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेसिकली जो डिमांड पेज होता है वो एक ब्लॉक हमारे पास हमने कहा था कि मेमोरी को हम मेमोरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम पेजेस भी बोलते हैं। तो अब ये होता है कि डिमांड पेज में कि जिस पार्ट की ज़रूरत होती है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करता है, तो उस प्रोसेस को फिर उस मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं डिमांड पेज, या उसको इस टेक्निक को डिमांड पेजिंग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि वर्चुअल मेमोरी से हमें कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि प्रोवाइड्स ए लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू प्रोग्रामर्स ऑन ए सिस्टम हैविंग स्मॉलर फिजिकल मेमोरी। तो पहला फ़ायदा तो प्रोग्रामर्स को हो गया कि जब उन्होंने प्रोग्राम्स लिखने हैं तो उनके पास जो है वो रैम की जो लिमिटेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कि जी आपने जो प्रोग्राम लिखना है वो रैम में इतना ज़्यादा लोड होना चाहिए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा लिमिटाइज़ कर देंगे तो प्रोग्रामर्स के लिए भी जो है वो मुश्किल पेश आएगी प्रोग्राम्स को लिखते हुए। तो वर्चुअल मेमोरी उनको ये फैसिलिटी देती है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि रैम से ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो लोड करवा सकते हैं। enables the execution of a process on a system whose mean memory size is less than the total memory required by the system total required by the process। ये वही वाली बात होगी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एक प्रोसेस है जो ज़्यादा मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहता है लेकिन रैम में स्पेस नहीं है, तो फौरी तौर पे क्या किया जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दी जाएगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसकी जो मेमोरी ज़्यादा लेना चाहता है मेन मेमोरी में, तो वो भी प्रोसेस जो है वो लोड हो जाएगा आल्दो कि हमारे पास मेन मेमोरी की लिमिटेशंस हैं। enables a process execution to be started even when sufficient free memory for loading the entire process is not available। तो इनडायरेक्टली एक और भी इसमें चीज़ आ जाती है कि एक प्रोसेस है जो कि ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर करता है लेकिन उसी प्रोसेस का एक पार्ट जो है वो मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और इवन कि वो भी रन कर दिया जाता है आल्दो कि इस प्रोसेस को ज़्यादा जो है मेमोरी की ज़रूरत होती है। मेक्स द प्रोग्रामिंग ईजियर दैन नो लॉन्गर नीड टू वरी अबाउट द मेमोरी साइज़ लिमिटेशन। तो वैसे तो ये क्लेम उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है कि प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो इन फैक्ट उसकी भी तो लिमिटेशंस होती हैं। आप ख़ास लेवल तक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, ये तो नहीं होता कि आपने 1 GB की रैम है और 20 GB की वर्चुअल मेमोरी तो क्रिएट नहीं की जा सकती। हाँ, प्रोग्रामर्स को एक फ़्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, उसकी भी ज़ाहिर है सामने उनके लिमिटेशंस तो ज़रूर होती हैं। ऑफन लीड्स टू IO एक्टिविटी रिजल्टिंग इन बेटर थ्रूपुट्स, टर्नओवर टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो जब प्रोसेसेस IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो कंप्यूटेशन है कम परफॉर्म करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारी थ्रूपुट ज़्यादा होगी। थ्रूपुट क्या चीज़ होती है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक यूनिट टाइम में कंप्यूटर कितना काम करता है। अगर ज़्यादा काम करता है तो हम कहेंगे उसकी थ्रूपुट ज़्यादा है,
कम काम करेगा तो हम कहेंगे इसकी थ्रूपुट जो है वो कम है। तो किसी भी सिस्टम की थ्रूपुट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और टर्न अराउंड टाइम हमने देखा था कि जब आप किसी जॉब को सबमिट करवाते हैं और वो जॉब जो है वो कंप्लीट होती है तो टाइम इंटरवल, ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें हम जॉब सबमिट करवाते हैं और उसकी कंप्लीशन होती है, तो ये जो टाइम इंटरवल होता है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और ये इंटरवल जितना कम होगा कंप्यूटर सिस्टम उतना अच्छा होगा। तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम होता है। और रिस्पांस टाइम क्या होता है कि जब हम कोई जॉब या प्रोसेस को हम सबमिट करवाते हैं तो सिस्टम पहला जो रिस्पांस करता है उसको रिस्पांस टाइम कहते हैं। तो जितनी जल्दी वो रिस्पांस करेगा उतना हमारा सिस्टम अच्छा होगा। तो वर्चुअल मेमोरी की वजह से थ्रूपुट हमारी ज़्यादा हो जाती है, टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है और रिस्पांस टाइम भी कम हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करते हुए हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है। If used carelessly, it may substantially decrease the performance due to the high page fault rate. अब यहाँ पर आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, पेज फॉल्ट रेट। इसको मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ। अगर हम वर्चुअल मेमोरी को अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं करते तो सिस्टम जो है वो पेज फॉल्ट्स, जो एक एक्सेप्शन होती है, एरर होता है, वो जनरेट करता है। तो पेज फॉल्ट्स क्या होती हैं? बेसिकली एक प्रोसेस है वो रिक्वायर कर रहा है एक मेमोरी के ब्लॉक को। मेमोरी का ब्लॉक किसमें? हमारी रैम में, जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। तो वो ब्लॉक अगर उसको नहीं मिलता तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक एरर जनरेट करता है, उसको हम पेज फॉल्ट्स भी कहते हैं। तो अगर आपने वर्चुअल मेमोरी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की हुई तो फिर क्या होगा? पेज फॉल्ट्स का जो है रेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी ट्रबल में आ जाएगा। अब आते हैं जी फ़ाइल मैनेजमेंट के ऊपर। तो फ़ाइल मैनेजमेंट क्या होती है? आपने अपनी कंप्यूटर में काफ़ी फ़ाइल्स रखी होंगी, फ़ोल्डर्स बना के रखे होंगे, फ़ाइल्स के प्रॉपर आपने नेम रखे होंगे और बाज़ औक़ात आप स्पेशल करैक्टर्स रखने की कोशिश करते हैं तो वो सिस्टम जो है वो उसको अलाउ नहीं करता। या आप अपनी फ़ाइल जो है उसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेम रखने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम उसको रखने नहीं देता। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर इनकन्सिस्टेंसी ना आ जाए। तो ए फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो फ़ाइल जो है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एक कलेक्शन होती है। जैसे आपके पास अपने पर्सनल डाटे की फ़ाइल है, तो पर्सनल डाटे में आपका सीवी आ गया, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो देखा जाए तो वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसको हम फ़ाइल कहते हैं। एवरी फाइल हैज़ ए नेम, इट्स डाटा एंड एट्रीब्यूट्स। तो हर फाइल का कोई नाम होता है, उसके अंदर डाटा होता है और एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा आपके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि खुसूसियात होती हैं, उसको जो है वो बताता है। इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फाइल्स नेम यूनिकली आइडेंटिफाइज इट इज़ इन द सिस्टम एंड इज़ यूज्ड बाय इट्स यूज़र टू एक्सेस इट। तो हर फाइल का नाम आपको एक यूनिक देना पड़ता है। तो अगर आप सिस्टम में एक ही नेम के अगर 2 फाइल्स अगर आप करना चाहें तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता। इवन कि वो सिस्टम आपको पूछता है कि इससे पहले ये फ़ाइल पहले से एग्ज़िस्ट करती है तो क्या मैं इसको ओवरराइड कर दूं? तो अगर आप कहते हैं जी इसको ओवरराइड कर दें तो वो ओवरराइड कर देता है। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है? ये फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल्स डाटा इज़ इट्स कंटेंट्स। फाइल के अंदर जितना भी डाटा होता है उसको हम कंटेंट्स बोलते हैं। फाइल्स एट्रीब्यूट्स कंटेन द इंफॉर्मेशन। ये एट्रीब्यूट्स वही हो गए, ये एट्रीब्यूट्स जो कि फ़ाइल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फाइल्स एट्रीब्यूट्स कंटेन द इंफॉर्मेशन सच एज डेट। अब ये इसकी एक्स्ट्रा टाइम है।
मतलब आपने अगर अपनी फ़ाइल को चेक करना है तो आप अपनी फ़ाइल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो उसके डिफरेंट आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे कि ये जो फ़ाइल है वो कब क्रिएट की गई, उसकी डेट और टाइम क्या थी, किसने क्रिएट किया, लास्ट एक्सेस कब हुई, लास्ट उसमें मॉडिफिकेशन कब हुई, कब उसमें अपडेट हुई, उसका इस वक्त साइज़ क्या है और उसके प्रोटेक्शन फ़ीचर्स क्या है। प्रोटेक्शन फ़ीचर का मतलब है कि कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो इसको डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या ये फ़ाइल जो है वो सिर्फ रीड ओनली है, या आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल के राइट्स होते हैं। तो इसको कौन चीज़ मैनेज कर रही होती है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज कर रहा होता है उसका कौन सा यूनिट कर रहा होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये यूज़ कर रहा होता है। File management module of an operating system takes care of file related activities such as structuring, accessing, naming, sharing and protection of the file। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी मैंने पहले डिस्कस की, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये एक मॉड्यूल होता है जिसके पास ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे किसी फ़ाइल का स्ट्रक्चर करना, उसको एक्सेस करना। बाज़ औक़ात हम डिनाई करवा देते हैं कि इस फ़ाइल को, ये प्राइवेट फ़ाइल है, इसको बाहर से बैठ के एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसकी जो नेमिंग है उसकी क्या नेमिंग कौन कौन रख सकता है उसको। इवन के अगर आप वर्क ग्रुप में बैठे हैं, एक से ज़्यादा यूज़र्स सर्वर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं और आपने अपना काम दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, तो फिर क्या करते हैं, आप अपनी फ़ाइल को शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने से क्या होता है, बाकी यूज़र्स जो होते हैं वो उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर आप किसी फ़ाइल को शेयरिंग नहीं करते तो वो फ़ाइल जो है वो बाकी यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड पे कौन कर रहा होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मॉड्यूल कर रहा होता है, फाइल मैनेजमेंट का मॉड्यूल कर रहा होता है। अब फाइल को एक्सेस करने के भी दो तरीके होते हैं। टू कॉमनली सपोर्टेड फाइल एक्सेस मेथड्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस होती है और एक रैंडम एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल कैन बी एक्सेस सीक्वेंशली, यानी कि 1 बाय 1 करके एक ही सीक्वेंस में उसको जो है वो एक्सेस किया जाता है। इन द ऑर्डर इन विच दे आर स्टोर्ड स्टार्टिंग एट द बिगनिंग, शुरू से लेके एंड तक उसको एक्सेस किया जाता है। एक होती है रैंडम एक्सेस। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल कैन बी एक्सेस रैंडमली, हैphazardly हम कह सकते हैं। रैंडमली इसको जो है वो एक्सेस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द बाइट्स और रिकॉर्ड्स आर स्टोर। तो पहले में ऑर्डर होता है कि जिस ऑर्डर में ये फ़ाइल जो है वो सेव हुई है उसी ऑर्डर में सीक्वेंशली उसको एक्सेस किया जाता है। लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या किया जाता है कि जो है इस ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जाता। कोई फ़ाइल अगर किसी भी ऑर्डर में आई है, अगर फर्स्ट ऑर्डर में आई है तो उसको फर्स्टली एक्सेस नहीं भी किया जा सकता। एक ऐसी फ़ाइल है जो मिड में आई है तो उसको भी पहले एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। अब हमारे पास फाइल ऑपरेशंस आ जाते हैं। सेट ऑफ कमांड्स प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डील विद द फाइल्स एंड देयर कंटेंट्स। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट कमांड्स हमें देता है। अब ये जो कमांड्स होती हैं वो आप थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट के भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ये जो कमांड्स हैं ये थ्रू आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के भी कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक फ़ाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास कौन कौन से एक्सेस हैं। अब हम फ़ाइल नेमिंग की बात करते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि 50 करैक्टर से आप एक फ़ाइल का जो है वो नाम रख दें। फाइल नेमिंग डील्स विद द रूल्स फॉर नेमिंग फाइल्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस में इंक्लूड सच रूल्स। तो ये रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ करैक्टर दैट अ फाइल नेम मे हैव,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिफ़ाइन करता है कि आप अगर किसी फ़ाइल का नाम रखना चाहते हैं करैक्टर्स में, तो मैक्सिमम आप कितने करैक्टर्स जो हैं वो इसमें एलोकेट कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर्स अलाउड इन अ फाइल नेम, क्या आप कोई स्पेशल करैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे एंड हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ग्रेटर दैन, लेस दैन, कॉलन, ये स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। क्या आप उसको अलाउ करेंगे स्पेशल करैक्टर्स को फाइल जो है फाइल की नेमिंग कन्वेंशन में? डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, तो अपर केस का मतलब होता है कि आप कैपिटल लेटर्स में उसको लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, किस में आप लिख सकते हैं। मल्टी पार्ट फाइल नेम्स अलाउ फाइल एक्सटेंशन टू बी पार्ट ऑफ द फाइल नेम। फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट सम अबाउट द फाइल एंड इट्स कंटेंट। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप इस फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं। आप किसी भी फाइल की एक एक्सटेंशन होती है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहचानता है। फॉर एग्जांपल आपने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया तो उसकी एक्सटेंशन या तो DOC होगी या DOCX होगी। तो जब उसकी एक्सटेंशन DOC या DOCX होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा कि इसको MS वर्ड में ओपन करना है। इसी तरह अगर कोई फ़ाइल है जिसकी एक्सटेंशन .html है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा कि आप ये जो फ़ाइल है वो MS वर्ड में तो ओपन नहीं होगी, वो तो फिर किसी ब्राउज़र में ओपन होगी। तो कहाँ से पता लगा? .html से पता लगा। यूज बाई एप्लीकेशंस टू चेक फॉर द इंटेंडेड टाइप ऑफ फाइल बिफोर ऑपरेटिंग ऑन इट। ये वही वाली बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इसको चेक करता है कि इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन कौन सी है, उसके मुताबिक जो है उस फाइल को जो है वो ओपन किया जाता है। ये डिफरेंट फाइल्स हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी पुरानी एक्सटेंशंस भी दी हुई हैं, जैसे पास्कल हो गई, फोर्ट्रान हो गई, .c हो गई, तो ये काफ़ी पुरानी है। लेकिन अब जो लेटेस्ट है हमारे पास वो docx है। JPG में आप इमेज फाइल जो है वो कर सकते हैं, इसमें एक्सेल फाइल कर सकते हैं, .ppt में पावर पॉइंट कर सकते हैं। तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जो प्रोग्राम है उसमें ये ओपन की जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डील्स विद द प्रोटेक्टिंग द वेरियस रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि उसको तोड़ देना या उसको जो है फिज़िकली जो है वो डैमेज करना, और एक अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस ये तो नहीं हो सकता कि वो किसी फ़िज़िकल पार्ट को वो जो है वो डैमेज करे। अनऑथराइज्ड में ये होता है कि एक पर्सन जिसका जो ऑथराइज्ड नहीं है वो उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, तो उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें दो किस्म की सिक्योरिटी है, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है और एक इंटरनल सिक्योरिटी है। External security deals with the securing the computer against external factors such as fires, flood, earthquakes, stolen disk tapes। इसमें तमाम एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिसमें आपका जो है हार्डवेयर डैमेज हो सकता है या किसी वजह से भी हो सकता है, आग की वजह से हो सकता है, पानी आ सकता है, कोई अर्थक्वेक आ सकता है, उससे प्रोटेक्शन। Internal security deals with the user authentication, access control and cryptography mechanism। तो इसमें authorization का मतलब ये है कि आपने लॉगिन जो है उसको आपने क्रिएट करने हैं कि लोगों का एक लॉगिन हो, लॉगिन की बेस के ऊपर वो उस सिस्टम को एक्सेस करे। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि जब आपका डाटा ट्रैवल करता है तो उस डाटे को ड्यूरिंग द ट्रैवल आप हैक कर सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, उस डाटे को हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं उसकी, क्योंकि जब भी डाटा ट्रैवल करता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करता है। तो पैकेट्स को आप उसकी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। जब आप कॉपी जनरेट करेंगे तो आप डाटे को एक्सेस कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डाटा गया है वो कौन सा है। तो उसके लिए फिर हमें एक मैकेनिज़्म करना पड़ता है जिसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, कि जितने भी पैकेट्स हैं उसमें जो डाटा है हमारा सेंसिटिव डाटा है उसको हम
उसकी शेप चेंज कर देते हैं कि अगर कोई हैक कर भी ले तो उसको जो है पता ही ना लगे कि इसमें डाटा कौन सा है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा हम यूज़र ऑथेंटिकेशन, हम लॉगिन्स वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि यूज़र जो है ऑथेंटिकेट यूज़र ही उसको एक्सेस कर सके। एक्सेस कंट्रोल में ये होता है कि आप ऐसे राइट्स देते हैं जिससे आप उसकी ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करते हैं, एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक की एग्जांपल के अंदर जो कैशियर है उसको सारे एक्सेस नहीं दिए जाते, उसको यही एक्सेस दिया जाता है कि जो भी पेमेंट आए उसको सिस्टम में जो है वो एंटर कर दे। लेकिन अगर उस सिस्टम के अंदर किसी डाटे के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो हम कैशियर को ये एक्सेस नहीं देते, उसके लिए फिर मैनेजर को एक्सेस दी जाती है। क्योंकि अगर तो कैशियर को अगर हम सारी एक्सेस दे देंगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, करप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो उस करप्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, हम राइट्स दे देते हैं। जैसे स्टूडेंट का एक राइट है और स्टूडेंट अपना कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में अपना रोल नंबर चेक कर सकता है, अपना रिज़ल्ट चेक कर सकता है, अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है, लेकिन रिज़ल्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह जो टीचर है वो टीचर अपना रिज़ल्ट सबमिट करवा देता है और एक ख़ास टाइम के बाद टीचर अपना रिज़ल्ट भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो मॉडिफाई करने का जो कंट्रोल एक्सेस है वो फिर एचओडी के पास होता है या एग्ज़ाम ब्रांच के पास होता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू फिर उसको वो जो है वो मॉडिफाई किया जाता है। तो इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। इसी तरह हम क्रिप्टोग्राफी की बात मैंने जो है वो आपको बताई है कि अगर डाटे को आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजेंगे तो अगर डाटे के पैकेट जनरेट हो भी जाते हैं तो तब भी इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसके अंदर जो एक्चुअल डाटा है वो उसको नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही टॉपिक्स, होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपको काफ़ी फर्दर जो है कॉन्सेप्ट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। टेक